चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं, क्योंकि थोड़ा-सा अब ये वीडियो का लेंथ जो होगा, अगर वो और ये दोनों मिल जाता तो हम लोग का लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। तो हम लोग अब इस नए वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ़ यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट, इस वीडियो में आपका जो भी होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ही डिस्कशन होगा, ठीक है? अब जितना भी लंबा हो सके ये वीडियो, या तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबा ना हो। पहला है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? आप लोग अमूमन देखे होंगे कि जितना भी लोहा का गेट वगैरह होता है, ठीक है? जो भी लोहा का खिड़की वगैरह जितने भी प्रकार की वस्तुएँ होती हैं जो कि लोहे से बनी होती है, उस पर हम लोग अमूमन क्या कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं। तो पेंट आखिर क्यों किया जाता है? तो ये जानने से पहले हम लोग एक चीज़ जान लेंगे कि संक्षारण आखिर होता क्या है? किसे कहते हैं हम लोग संक्षारण? अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं कोरिजन, ठीक है? तो संक्षारण क्या होता है? तो क्या होता है कि जब कोई भी धातु, जो भी होती है धातु, वो अपने आस-पास नमी के संपर्क में, कोई भी जो धातु होती है, कोई भी धातु, ठीक है? अपने आस-पास नमी, आर्द्रता अथवा अम्ल के संपर्क में आती है ना, तो अम्ल के संपर्क में आती है, तो क्या करती है? तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है। ऑक्सीजन से क्या कर लेती है? रिएक्ट कर लेती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है। किसकी उपस्थिति में? नमी या तो आर्द्रता या तो अम्ल के संपर्क में आती है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और अपने ऊपर में ऑक्साइड का परत चढ़ा लेती है। कुछ-कुछ लोहा के ऊपर में देखिएगा, गौर से देखिएगा कि लोहा के ऊपर में छोटा-छोटा बिंदी-बिंदी टाइप में लग जाता है आपका, जंग लग जाता है ना? तो वो सब चीज़ जो होता है वो आपका ऑक्सीजन का परत ही होता है, ऑक्साइड का परत होता है, ठीक है? जब हम लोग उसको साफ करते हैं, तो निकालते हैं तो वो सब क्या होता है, आपका ऑक्साइड का परत। बट वो कब लो चढ़ता है ऑक्साइड का परत? तो तभी चढ़ता है जब लोहे को या तो कोई भी धातु को नमी या तो आर्द्रता अथवा अम्ल की उपस्थिति होती है, तभी वो सब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर पाते हैं, ठीक है? और अपने ऊपर क्या चढ़ा लेते हैं, ऑक्साइड का परत। तो संक्षारण क्या होती है कि जब कोई धातु अपने आस-पास नमी, आर्द्रता, अम्ल के संपर्क में आती है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपने ऊपर ऑक्साइड का परत चढ़ा लेती है। अपने ऊपर किसका परत चढ़ा लेती है? ऑक्साइड का परत चढ़ा लेती है। इस अभिक्रिया को हम लोग किसका नाम देते हैं? संक्षारण नाम देते हैं। तो संक्षारण से बचने के उपाय क्या-क्या हैं? आप कैसे-कैसे बच सकते हो? तो इससे बचने के उपाय, पहला तो क्या हो गया, तुरंत से तुरंत पेंट कर दीजिए। पेंट लगा कर के, ठीक है? या तो पेंट करके हम लोग बोल सकते हैं। पेंट लगा देंगे ना, तो पेंट लगाएँगे तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि मेरे पास ये लोहा वाली धातु है और इसके ऊपर में हम इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ चारों तरफ से हम इसको पेंट कर दिए ना। तो अब ये जब बाहर से यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, बाहर से ऑक्सीजन आएगा, बाहर से ऑक्सीजन आएगा, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा धातु के साथ। क्यों नहीं रिएक्शन कर पाएगा धातु के साथ? इसलिए नहीं रिएक्शन कर पाएगा क्योंकि ये जो है आपका, जो आपने पेंट लगा रखा है, ये क्या करेगा, उसे अवरोध कर देगा, अवरोधित कर देगा, उसके साथ रिएक्शन करने नहीं देगा। तो पेंट लगा कर के हम लोग संचारित से बचा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप लोग ग्रीस वगैरह लगा सकते हैं। साइकिल वगैरह का या तो दोपहिया वाहन जो रहता है उसमें देखिएगा चेन में ग्रीस लगाया जाता है, ठीक है? तेल वगैरह डाला जाता है ताकि वो संक्षारित ना हो। तीसरा क्या किया जा सकता है, जिंक का परत चढ़ा दीजिए आप, जिंक का परत चढ़ा करके, ठीक है? गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। चौथा क्या कर सकते हैं, क्रोमियम का परत चढ़ा सकते हैं, क्रोमियम का परत चढ़ा करके। साइकिल का हैंडल देखे होंगे, जो व्हाइट कलर का साइकिल का हैंडल रहता है, अल्टीमेटली क्या होता है, उसके अंदर लोहा ही होता है। बट ऊपर से आपका क्रोमियम का लेप लगा दिया जाता है ताकि वो संक्षारित ना हो सके। संक्षारण क्या होता है, क्या लिखेंगे, जब कोई धातु अपने आसपास नमी, आर्द्रता, अम्ल के संपर्क में आती है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपने ऊपर ऑक्साइड का परत चढ़ा लेती है। इस घटना को या तो इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचने के क्या-क्या उपाय हैं? पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, जिंक का परत चढ़ाकर या तो क्रोमियम का परत चढ़ाकर। ओके? तो पहला क्वेश्चन पर आते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो क्या लिखेंगे, लोहे की वस्तुएं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लोहे की वस्तुएं अपने आसपास नमी, आर्द्रता, अम्ल के संपर्क में आती है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और ऑक्साइड का परत चढ़ा लेती है। अतः, सो तो वहां तक लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे, अतः इसकी सुरक्षा के लिए
हम लोहे की वस्तुओं पर क्या लगा देते हैं? पेंट लगा देते हैं अथवा पेंट करते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन आप कुछ इस प्रकार से बना लो भाई, ये हो गया आपका, मान लेते हैं कि ये इसके अंदर में कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है? और इसमें आप क्या डाल दिए? लोहे का कील। तो जैसे ही हम लोग अभी पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे, जो बच्चा ये पिछला वीडियो देख कर के आया इस क्वेश्चन को बना सकते हो कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में ये रहा CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसमें हम लोग लोहे का कील डालेंगे तो क्या हो रहा था कि लोहा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है किससे? कॉपर से। तो यहाँ पर कॉपर की जगह पर खुद विराजमान हो जाएगा और एक नया यौगिक बनाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसे विस्थापन अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं। और क्या होता है? नीला से इसका रंग क्या हो जाता है? हल्का हरा रंग हो जाता है। क्वेश्चन क्या है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? क्या लिखेंगे? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग हल्का हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। हल्का हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है और लोहा संक्षारित भी हो जाता है। चलिए, अगला है वायु में जलाने से पहले डॉट 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 दिए हुए, समझ सकते हो आप लोग क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिएगा, जब भी आप लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ना तो उसको पहले रेगमाल की सहायता से साफ किया जाता है, रगड़ा जाता है। आखिर क्यों रगड़ा जाता है? तो क्या लिखेंगे, या तो हम लोग क्या बोलेंगे सबसे पहली बात, ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो अभिक्रियाशील तत्व है। तो अपने आस-पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र MgO, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो मैग्नीशियम जो धातु जो होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट का परत चढ़ा लेती है, जिसको जलाने से क्या होता है, मतलब जला नहीं पाते हम लोग अच्छे तरीके से, जलाने में दिक्कत आता है। तो अच्छा से वो जल सके इस कारण से उसको पहले रेगमाल की सहायता से रगड़ा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसके रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड अथवा मैग्नीशियम कार्बोनेट का परत हट सके और मैग्नीशियम प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आकर जल सके। अगला है श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में देखे थे कि जो पचित भोजन रहता है जो कि ग्लूकोज के रूप में होता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करती है तो क्या हो जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जल और ऊर्जा के रूप में विखंडित हो जाती है, जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अतः हम लोग श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है उन वियोजन अभिक्रिया का एक-एक उदाहरण दीजिए। लोग इसको इरेज करते हैं, डस्टर कहाँ है? डस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उन वियोजन अभिक्रिया का एक-एक उदाहरण दीजिए। वियोजन अभिक्रिया का, यहाँ तो वियोजन की जगह पर आपको अपघटन भी कह सकता है। तो उन अपघटन अभिक्रिया का एक-एक उदाहरण दीजिए जो ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत अपघटन के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? इस प्रकार से अच्छा से सजा करके लिखोगे कि ऊष्मा के रूप में ऊर्जा। तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा कौन दे रही है यहाँ पर? जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, याद करिए। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप लोग हीट देते हैं, यानी कि ये त्रिभुज का साइन हुआ आपका हीट, ऊष्मा का। उम्मीद करते हैं कि इतना तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या बनता है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया ऊष्मा के रूप में। ये पहला हो गया। दूसरा, दूसरा क्या बोला है? प्रकाश के रूप में, प्रकाश के रूप में ऊर्जा लिख लीजिएगा ये। और उसके बाद फिर क्या लिखिएगा? प्रकाश के रूप में ऊर्जा क्या है? जैसे कि AgCl सिल्वर क्लोराइड है। इसका रंग जल्दी से बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका रंग? बिल्कुल सही, इसका रंग सफेद होता है। जो बच्चा पिछला वीडियो देखा वो जरूर बता सकते हो। तो इसको जब हम लोग सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, तो यहाँ से सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग
हो जाता है, ठीक है? क्लोरीन गैस बन करके उड़ जाता है। ये जो हुआ इसका रंग धूसर रंग हो जाता है, जबकि यहाँ पर इसका रंग सफ़ेद था। तीसरा क्या है? विद्युत अपघटन के रूप में ऊर्जा, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास H2O है, जल है, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाएँगे यानी कि विद्युत अपघटन करवाएँगे, तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। इस दौरान याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो कौन-सा टर्मिनल पर जाता है, तो याद रखिएगा कैथोड टर्मिनल पर, और जबकि ये ऑक्सीजन जो जाता है आपका एनोड टर्मिनल पर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज की ओर जाता है यानी कि एनोड के ऊपर में, ठीक है? हाइड्रोजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये किधर में जाएगा? कैथोड की तरफ यानी कि माइनस चार्ज हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। बोल देगा क्वेश्चन ऐसे भी करके कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के दौरान जल जो है वो जल का जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस किस टर्मिनल की ओर आकर्षित होती है? कैथोड की ओर। जबकि ऑक्सीजन गैस किस टर्मिनल की ओर आकर्षित होती है? एनोड की ओर। चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब हम लोग थोड़ा-सा हम लोग रिएक्शन बैलेंस हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। उसके बाद लगभग-लगभग हम लोग का बैक रिवीजन भी हो जाएगा। इस चैप्टर से हो गया है कंप्लीट, और साथ में हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। इस चैप्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, ठीक है? तो चलिए हम लोग थोड़ा-सा रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं। N2 मतलब नाइट्रोजन हुआ प्लस H2, आपको इस प्रकार से दिया रहेगा, ठीक है? यहाँ पर बना रहेगा NH3, इसको आपको संतुलित करना है। संतुलित करें, ठीक है? निम्न समीकरण को ऐसे लिखा रहेगा, संतुलित करें। निम्न रासायनिक अभिक्रिया को अथवा निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो यहाँ पर देखिए, जब भी संतुलन करिएगा आप, तो याद रखिएगा संतुलन करने के दौरान जो भी डिजिट, जो भी आप कोएफ़िशिएंट बैठाइएगा वो सामने में बैठाइएगा, ना कि नीचे में। नीचे में नहीं बैठाना है, सामने में बैठाना है। सामने में बैठाना है, सामने में बैठाना है, ठीक है? नीचे में कभी भी भूल से नहीं। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या अभिकारक में कितनी है? यहाँ पर कुछ नहीं है भाई सामने में, तो 1 और यहाँ पर 2, तो 2 एकम 2। उधर नाइट्रोजन कितना है? यहाँ पर नीचे में 1 और सामने में भी 1, तो 1 एकम 1। तो इधर है 2 और उधर है 1, तो यहाँ पर हम लोग कितना दे देंगे? 2। भाई बराबर हो गया, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 और यहाँ 2, तो 2 एकम 2 बराबर। अब हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? ये जो 2 हुआ ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए, ठीक है? ये जो 2 हुआ वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन दोनों के लिए, क्योंकि 2 के साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी कंबाइंड है। तो हाइड्रोजन कितना हुआ? 3 दूनी 6, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर है 2। तो 2 में कितना से गुना करें कि 6 आ जाए? यहाँ पर कितना से गुना करेंगे? 3 से। हो गया बैलेंस। 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 बराबर हो गया। यदि हम लोग दूसरा रिएक्शन देखते हैं H2 प्लस Cl2, ठीक है? तो ये बना हमारे पास HCl, ठीक? HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 1 एकम 1। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना बैठाएँगे? 2। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2। क्लोरीन यहाँ पर हो गया 2 और क्लोरीन यहाँ पर 2 एकम 2। नेक्स्ट हम लोग एक और देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट है Na2SO4, प्लस में यहाँ पर BaCl2 बेरियम क्लोराइड है। भाई क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा NaCl प्लस BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। तो सोडियम यहाँ पर देखिए कितना है? सोडियम 2 है। सोडियम यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना बैठाएंगे? 2। सोडियम 2 एकम 2 बराबर है। सल्फर 1, सल्फर यहाँ पर भी 1 बराबर है। ऑक्सीजन कितना है? 4, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4। भाई उसके बाद बेरियम कितना है? 1, 1। क्लोरीन कितना है? 2 एकम 2, क्लोरीन 2 एकम 2। ये बैलेंस हो गया। चौथा जो कि इम्पोर्टेंट है, हमको लग रहा है कि ये कहीं न कहीं पूछ ना दे। K प्लस H2 पोटेशियम प्लस वाटर, तो ये हो जाएगा आपका KOH प्लस में H2, ये हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम कितना है यहाँ पर? 1 और यहाँ पर पोटेशियम 1 बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और साथ में इधर है 2, ऐसे करके देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, फिर प्लस उधर 2 है। इस प्रकार से जब आपका प्लस में रहे 1 प्लस 2 इस तरह करके 3 प्लस 4 रहे, 6 प्लस 7 रहे, जब इस प्रकार से प्लस में कर करके रहे, तो जहाँ पर कम रहेगा उधर आप 2 बैठा दोगे। कितना बैठा दोगे भाई? 2 बैठा देना, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बैठा देते हैं, चलिए, तो कम कौन है? 1 है या फिर 2 है?
तो 1 कम है तो यहाँ पर सामने में जब भी याद करिए, जब भी बैठाएँगे सामने में कितना बैठा दिए 2। अब फिर से देखिए पोटेशियम 1 और पोटेशियम यहाँ पर 2 एकम 2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। फिर से करो पोटेशियम 2 एकम 2 पोटेशियम 2 एकम 2 बराबर हो गया। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एकम 2 हाइड्रोजन कितना है? 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 1 तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 2 और 2 4 और यहाँ पर 2 है। तो कितना से मल्टीप्लाई करें 2 से तो 2 दूनी का 4 उधर भी 4 ऑक्सीजन कितना है 2 एकम 2 ऑक्सीजन भी 2 एकम 2 तो ठीक इसी प्रकार से एक और रिएक्शन दे रहे हैं ये घर का आपका होमवर्क है Na+H2O भाई आपका क्या बनेगा यहाँ पर NaOH+H2 ये क्या बनेगा ये आपका घर का होमवर्क रहा ठीक है। उसी प्रकार से एक और रिएक्शन हो सकता है PbNO3 इसका हॉल ट्वाइस हो गया ये इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो बनता है PbO प्लस NO2 बनता है और साथ में O2 बनता है। तो यहाँ पर Pb कितना है 1 Pb कितना है 1 बराबर है नाइट्रोजन 2 एकम 2 यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है भाई 1 है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 ठीक ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी का 6 ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1 है फिर यहाँ पर 2 है फिर यहाँ पर 2 है तो 2 2 4 और 1 5 याद करिए बोले थे अगर इस प्रकार से रहे तो जहाँ पर कम रहेगा उसमें बैठा देना 2 कम यहाँ पर 1 है तो यहाँ क्या बैठा देंगे 2 यहाँ पर 2 आया अब फिर से गिनिए पीबी लेड कितना है 2 यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना है 2 यहाँ पर हम लोग सामने में बैठा देंगे 2 2 और 2 बराबर हो गया उसके बाद नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 2 2 एकम 2 और यहाँ पर सामने में 2 तो 2 दूनी कितना हुआ 4 यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर कितना बैठाएंगे भाई 4 नाइट्रोजन हो गया 2 दूनी 4 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन कितना हुआ 3 दूनी 6 और सामने में 2 देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 हुआ और सामने में 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 तिया 6 दूनी 12 तो ऑक्सीजन कितना हुआ 2 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 2 तो यहाँ पर कितना हुआ 2 8 10 और 2 12 सब तो बैलेंस हो गया अब हम लोगों का इस प्रकार से हम लोग का ये बैक रिवीजन भी समाप्त हो जाता है और जो भी रिएक्शन दिया गया आप उन सभी रिएक्शन को देखिए भी ठीक है घर में एक बार बनाने का प्रयास करिए अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट आया कि नहीं सर आप फिर से एक बार रिएक्शन को अच्छे तरीके से बता दीजिए तो हम सोचेंगे उसके बारे में हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रिएक्शन हो बट हाँ अगर रिक्वेस्ट उस प्रकार से आया तो ही ठीक है चलिए जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट कर दीजिएगा चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं विकृत गंधिता इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक उसके बाद हमारा ये चैप्टर नंबर 1 खत्म विकृत गंधिता किसको कहते हैं तो जब कोई भी तेल युक्त पदार्थ या तो वसा युक्त पदार्थ तेल या वसा युक्त पदार्थ तेल या वसा युक्त पदार्थ किसको कहते हैं तो वैसे पदार्थ जिसमें तेल रहता है अथवा वसा की मात्रा रहती है जैसे कि आप जो कुरकुरे वगैरह ठूस रहे हैं यही सब ना तो वैसा जब कोई तेल युक्त या वसा युक्त पदार्थ को खुले वायु में छोड़ा जाता है ना तो क्या कर लेता है वो ऑक्सीजन से विक्रिया कर लेता है और अपने स्वाद में परिवर्तन कर लेता है इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं विकृत गंधिता ये चीज ना हो तो इसके लिए हम लोग पैकेट वगैरह में देखिएगा जो आप कुरकुरे वगैरह चिप्स वगैरह का पैकेट वगैरह लेते हैं तो उसमें फाड़िएगा तो वहां से आपका एक गैस निकलेगा अगर वो गैस नहीं होगा तो आप जो खा रहे हो कुरकुरे वगैरह वो टेस्टी नहीं लगेगा कड़कड़ नहीं लगेगा एकदम खसखस लगने लगेगा तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि उसके अंदर में नाइट्रोजन गैस डाला गया रहता है ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि तेल या वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से फिल क्यों किया जाता है ठीक है नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है तो क्या लिखेंगे नाइट्रोजन जो होता है वो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ होता है प्रतिऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट का मतलब वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन से भी क्रिया नहीं करने देते उसको हम लोग कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ तो जो आपका नाइट्रोजन गैस है ना यानी कि N2 गैस है ना ये क्या होता है आपका प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ होता है जो इन पदार्थों को ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने से बचाता है अतः उसका स्वादिष्ट उसका जो स्वाद रहता है वो हमेशा के लिए बना रहता है तब तक बना रहेगा जब तक उसके भीतर में कौन सा गैस रहेगा नाइट्रोजन गैस ये हुआ फुर्र तो यहाँ पर आपका जो भी उसका स्वाद वगैरह रहेगा वो सारा भी स्वाद भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा आपको फिर अच्छा स्वाद ही नहीं आएगा तो होप आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा
अगर आपका आप में से किसी का और भी कुछ क्वेश्चन छूट जाता है तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो अब हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग अम्ल, क्षार तथा लवण। 1-2 दिन इसी प्रकार से हम लोग करके साइंस को पूर्ण रूप से निचोड़ करके खत्म कर देंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।